जी स्टूडेंट्स, सामने बात करनी है द मार्केट फॉर रिजर्व्स एंड द फेडरल फंड्स रेट। मेरे सामने एक डायग्राम जो मैंने अभी ड्रॉ की है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि वो बेस बन जाए एंड देन आई विल कंटिन्यू फर्दर। हम इस डायग्राम को समझते हैं कि जो भी क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स हैं वो कैसे अफेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू इन इंटरेस्ट रेट। तो क्वांटिटी वर्सेस इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट बहुत सारे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल बैंकिंग में। चूँकि हम यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस में एक डिस्काउंट रेट है जिसके उस रेट के ऊपर जिसके ऊपर उनका फेडरल रिजर्व लेंडिंग करेगा। एक फेडरल फंड्स रेट है जिसके मुताबिक अगर कमर्शियल बैंक्स आपस में लेंडिंग करेंगे तो वो इस रेट पर करेंगे। और एक इंटरेस्ट ऑन एक्सेसिव रिजर्व है, जो भी आप एक्स्ट्रा एक्सेस रिजर्व्स मेंटेन कर रहे हैं इन सेंट्रल बैंक, तो आपको सेंट्रल बैंक उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट पे कर रहा होता है, राइट। तो पहले हम देखते हैं डिमांड कर्व को। डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है अप टू अ सर्टेन लिमिट। पहले तो बताती हूँ, शुरुआत करते हैं कि डिस्काउंट रेट, अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है, ये जो फेडरल फंड्स रेट है, वो डिस्काउंट रेट से ज़्यादा हो या डिस्काउंट रेट हो, तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको पता है कि उनके पास एक ऑप्शन क्या है, डिस्काउंट रेट वाली, डिस्काउंट रेट की लेंडिंग वाली। तो दे वॉन्ट प्रेफर बोरोइंग फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स। इसलिए इस केस में जो डिमांड साइड है, डिमांडिंग है, वो बहुत कम होगी, लीस्ट होगी। जैसे जैसे ये फेडरल फंड्स रेट कम होना शुरू होगा, नीचे आना शुरू होगा, उतने ही ज़्यादा बोरोइंग शुरू हो जाएगी। मतलब जो जिनको डिमांड करनी है, जिनको नीड है फंड्स की, वो ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर देंगे आफ्टर टिल अ टाइम जहाँ पर आपका इंटरेस्ट जो फेडरल फंड्स रेट है वो इक्वलेंट हो जाता है एक्सेसिव रिजर्व के इंटरेस्ट के ऊपर। उसकी वजह क्या है कि अगर इससे नीचे आएगा ना, तो ज़ाहिर बात है कि जिन्होंने बोरो करना है उनके लिए तो एक अच्छी ऑप्शन है ना कि आपको बहुत ही कम रेट पर लोन्स मिल सकते हैं। लेकिन जिसने लैंड करना है ना, वो फिर आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो आपको देगा तो आप उसको इस रेट से कम दे रहे हैं। जबकि अगर आप उसी पैसे को सेंट्रल बैंक में रखवाते हैं तो सेंट्रल बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, राइट। तो इसके बाद एक फुल स्टॉप है, यानी कि अब अगर इस रेट से नीचे भी होगा ना तो देयर विल बी नो वन टू लेंड यू। तो यहाँ से कर्व क्या हो गई है, स्ट्रेट हो गई है। दिस इज़ अ डिमांड कर्व। ये पहले डाउनवर्ड स्लोप है एंड देन क्या हुआ, स्ट्रेट हो गई है। अब आती हूँ टुवर्ड्स द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में दो तरह के रिजर्व्स होते हैं। एक होते हैं नॉन बोरोड रिजर्व्स और एक होते हैं बोरोड। नॉन बोरोड रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक की ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। और बोरोड कौन से होते हैं, बोरोड वो रिजर्व्स होते हैं जो बेसिकली जो आप डिस्काउंट लेंडिंग के ज़रिए सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं, वो वाले हैं। अब होता क्या है, जब तक आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास बोरोइंग करने के लिए नहीं आएगा। तो उनके रिजर्व्स क्या रहते हैं, इक्वलेंट टू नॉन बोरोड रिजर्व्स, यानी कि सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन वाले रिजर्व से फ्लोट होंगे, इसके अलावा कोई और लेंडिंग नहीं होगी। तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रहा है, लेकिन चूंकि आपका डिस्काउंट रेट ज़्यादा है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो कमर्शियल बैंक्स आपस में लैंडिंग बोरोइंग कर लेंगे, आपसे बोरो करने नहीं आएंगे। तो आप ये क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स इसी पॉइंट पर रहेगी। कब तक, जब तक ये डिस्काउंट रेट के इक्वलेंट ना हो जाए। अब जब डिस्काउंट रेट के इक्वलेंट हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आप देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट रेट दैट यू आर ऑफरिंग एंड अदर कमर्शियल बैंक्स जो भी रेट ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस विटनेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब कोई चेंज नहीं आ रहा। इसके बाद एक कांस्टेंट श्योर है, मतलब कोई भी चेंज आएगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एक कांस्टेंट कांस्टेंट मूवमेंट शो करेगी। ये है जी डिमांड और सप्लाई कर्व ऑफ रिजर्व्स विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैंने वैसे क्लास में बताई थी ये बात आप लोगों को, बट लेट मी शो यू इन द बुक कि सेंट्रल बैंक नोइंगली, इंटेंशनली फेडरल फंड्स रेट को दरमियान में कहीं रखता है बिटवीन डिस्काउंट रेट और
एक्सेसिव रिजर्व रेट के इंटरेस्ट की। इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि किसी भी तरह की लैंडिंग या बोरोइंग के लिए कमर्शियल बैंक्स आपस में डीलिंग करें एंड दे शुड नॉट मूव टुवर्ड्स अप्रोच टुवर्ड्स सेंट्रल बैंक फॉर दिस काइंड ऑफ बोरोइंग। तो इसलिए उनका जो फेडरल फंड्स रेट है वो दरमियान में कहीं है। यू विल सी, ये ओरिजिनल एक लाइन थी, ओरिजिनल कर्व है। जब हमने इसको आउटवर्ड मूव किया तो ये यहाँ से यहाँ चली गई है। मैक्सिमम कहाँ तक है? आई है इज इक्वल्स टू डिस्काउंट रेट। और जब हमने इनवर्ड मूव करवाया तो लीस्ट क्या किया? एक्सेसिव रिजर्व। इस लिमिट से बियॉन्ड फेडरल फंड्स रेट होगा नहीं, जाने भी नहीं दिया जाएगा। ये एक लिमिट सेट की जाती है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ चेंजेस इन द टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द फेडरल फंड्स रेट। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टूल्स। पहला टूल क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हम इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर भी हैं। ये टूल ये कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट, राइट। अब जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस होगा तो क्या होगा? जब आप परचेज़ करेंगे सिक्योरिटीज़ को तो मार्केट में रिजर्व्स बढ़ेंगे, जब आप सेल करेंगे तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल बुक में उसने दी हुई है कि जब आपके परचेज़ हुई है एन ओपन मार्केट परचेज़, जब परचेज़ होगी तो क्या होगा? जो रिज़र्व है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ रही है ना। आपने परचेज़ कर ली, आप सेंट्रल बैंक है, आपने कुछ सिक्योरिटीज बाय कर ली हैं, तो आपने रिजल्टेंटली क्या दिया होगा मार्केट में? आपने मार्केट में मज़ीद रिजर्व्स बढ़ा दिए होंगे। जो नॉन बोरोड रिजर्व्स थे, मैंने बताया अभी आपको, जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं, वो पहले NBR1 था, अब NBR2 हो गए, राइट। तो ये आउटवर्ड मूवमेंट हुई है इस तरीके से। सेम यहाँ पर ये द पॉइंट इज़ कि एक्चुअली द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रही है। ये है ओरिजिनल RD1 और ये R1 ऐसे। अगर ये हमने फ्लोट किया ना इस तरीके से, आउटवर्ड मूव किया, तो हम वी कैन सी कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। देखा कम हुआ, क्योंकि इंटरसेक्शन कहाँ हुआ था? डाउनवर्ड स्लोप पे ओरिजिनली। यहाँ पर क्या हुआ है? ओरिजिनल कर्व क्या है? ये R1D है और ये R1 ऐसे। ओरिजिनली कहाँ पर इंटरसेक्ट किया है? स्ट्रेट कर्व पे। यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुआ, यहाँ स्ट्रेट साइड पर हुआ है। अब अगर हम इसको आउटवर्ड मूव भी करते हैं ना तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। सी, मैंने कहा इंटरसेक्शन की बात मैटर करती है। अगर इंटरसेक्शन कर हो रहा था ऑन द डाउनवर्ड स्लोप, फिर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ NBR क्या होगा? आपके इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। लेकिन अगर इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन के ऊपर था तो किसी भी किस्म की मूवमेंट से इंटरेस्ट रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो यही लिख रहा है यहाँ पर, एन ओपन मार्केट परचेज कॉजेज द फेडरल फंड्स रेट टू फॉल वेयर एज एन ओपन मार्केट सेल। जाहिर है अगर वो अगर परचेज से इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो अगर सेल होगी तो ये कब इधर को मूव करेगी ना, आउटवर्ड इनवर्ड मूव करेगी। जब इनवर्ड मूव करेगी तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो वेयर एज एन ओपन मार्केट सेल कॉजेज द फेडरल फंड्स रेट टू राइज, राइट। और साथ ही कहते हैं अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब हमने ये देखना है एक्चुअली कि कहाँ पर उनका इंटरसेक्शन हो रहा है। नंबर 2 है जी मेरे सामने डिस्काउंट लैंडिंग। डिस्काउंट लैंडिंग में क्या होता है कि जो भी आपका सेंट्रल बैंक है वो आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स दे रहा होता है। डिस्काउंट लैंडिंग, लोअरिंग द डिस्काउंट रेट शिफ्ट द सप्लाई कर्व डाउन। हुआ क्या? ये जो डिस्काउंट रेट था ना ID1, अब ये चेंज हो के ID2 हो गए, राइट। तो क्या होगा? सिर्फ फ़र्क इस पे आएगा, इस वाली जगह पे, यानी कि सप्लाई कर्व सिर्फ चेंज हो रही है। R1S से R2S हो गया। अब अगेन द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है। अगर इंटरसेक्शन हो रहा था इस तरीके से कि वो डाउनवर्ड स्लोप पे थी, मतलब डाउनवर्ड पॉइंट ऑफ कंसर्न पॉइंट पे थी, तो वी कैन सी कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन अगर इंटरसेक्शन इस तरह से होता, ये जो पहले हुए हैं ना वो बाहर थी लाइन। अब देखो R1D ये कर्व है, ओरिजिनली ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर इन डिस्काउंट रेट D1 से D2 इधर हुआ तो ये कर्व भी R1S से
R2S हो गई, नीचे को आई। जब नीचे को आएगी तो आपका इंटरेस्ट रेट ये देखो, ये R1S से R2S, राइट। क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका उसने लिखा होगा तो मैं बता देती हूँ। नहीं लिखा है, ठीक है। हमने इस तरीके से इसको रीड आउट करना है कि कहाँ पर आपका इंटरसेक्शन हो रहा था। थर्ड है मेरे सामने रिजर्व। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो दोनों पहले रिक्वायरमेंट्स थी ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन और डिस्काउंट लैंडिंग, ये दोनों आपकी ये जो सप्लाई कर्व है ना, इसको चेंज कर रहे थे। थर्ड मेरे सामने है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सेंट्रल बैंक जो अभी आपसे रिजर्व मेंटेन करने के लिए कह रहा है, तो वो एक रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो की बात करते हैं। उस रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर रिज़र्व रिक्वायरमेंट रेशियो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ेंगे, राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट कॉजेज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द राइट। जाहिर बात है ना, उनको कमर्शियल बैंक्स को पता होगा कि हमें मज़ीद रिजर्व रखवाने हैं, तो उनकी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी कि हाँ जी, मोर रिजर्व आर रिक्वायर्ड टू मीट अप द रिक्वायरमेंट्स विद द सेंट्रल बैंक। तो ये डिमांड कर्व क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये इस केस में क्या हुआ है कि आपकी सप्लाई कर्व को चेंज नहीं आएगा, आपकी डिमांड कर्व बदल रही है, यानी कि R1D से R2D हो गई है, राइट। ये ओरिजिनल है आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन और ये सेकंड वाली है। जब आपकी इधर से इधर हुई है, आई मीन आउटवर्ड मूवमेंट हुई है, इंक्रीज़ हुई है, तो क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट रेट IFF1 से IF2 ऊपर चला गया। यानी अगर आपकी रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपका इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, राइट। लास्ट है फोर्थ ऑप्शन, इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स क्या है, ये देखिए जी, ये रहा, राइज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन रिजर्व फ्रॉम IOR1 टू IOR2। अब क्या हुआ, ये ओरिजिनल लाइन थी, सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है कि पहले एक 1 था, अब 2 है, आपने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट। जो बढ़ाया है ना, तो ये जो पहले कर्व थी ना, डिमांड कर्व, वो यहाँ से इधर आ रही थी, अब वो इस तरफ को जा रही है ऊपर। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है हमारा, राइट। अब आपकी जो ओरिजिनल कर्व्स थी वो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर चुकी हुई थी और ये वाली लाइन नीचे है। इस तरह से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट रेट पे, वो सेम रहेगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हों कि इसके ऊपर इंटरसेक्शन हो, सी ये है आपकी ओरिजिनल RD1 और ये है आपकी सप्लाई कर्व। अब अगर ऐसा होगा और आपने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, यानी कि आपकी ये वाली जो कर्व है वो ऊपर चली गई है, अब क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बनती है इनके ऊपर। मैं यहाँ से रीड आउट कर रही हूँ चूँकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट टू टूल्स open market operations and discount lending affect the federal funds rate by changing the supply of reserves, while the third tool, reserve requirement, affect the federal funds rate by changing the demand for reserves, and the fourth tool affects the federal funds rate by changing the interest rate paid on reserves. तो इस तरीके से आपकी जो टूल्स हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं फेडरल फंड्स रेट को, राइट।